हाय एस्पिरेंट्स एंड माय फेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना 2026 का टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज कर दिया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ आई एम डूइंग माय प्रिपरेशंस और व्हाट्स माय स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर टारगेटिंग माय एग्जाम। सो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पुलकित and on this channel we share my journey and struggle as a SSC stenography aspirant, and also I share my journey without any fake promises, without any fake motivations and without any shortcuts, because shortcuts are never a good way to success. So why I am making this video? Because जब SSC अपना कैलेंडर रिलीज करती है तो मैंने जैसे कि अपने सीनियर्स में देखा है, अपने जूनियर्स के साथ देखा है कि वो है ना काफी बर्नआउट होना फील शुरू हो जाते हैं, काफी कंफ्यूज होना फील शुरू हो जाते हैं कि भाई मुझे इस एग्जाम के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, इस एग्जाम के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो हर एक एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटेजी बना के रख देते हैं और फिर उसे फॉलो करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो काफी चाहे तो फैंसी होती है या फिर वो ऐसी होती है कि आप उसे फॉलो ही नहीं कर पाते, और फॉलो कर पाते हो तो आपके अंदर धीरे धीरे वो बोर्डम आने लगती है या आप बर्नआउट होना फील हो जाते हो। बट जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो बर्नआउट है, जो फीलिंग ऑफ बर्नआउट है, उसे हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर फीलिंग ऑफ बर्नआउट आया तो देन उसके बाद एक सेंस ऑफ फेलियर आएगा और वो सेंस ऑफ फेलियर हमारे मोटिवेशन को डाउन कर देगा। तो इसलिए हमें उस फीलिंग ऑफ बर्नआउट और फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ फेलियर से बचना है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी सिंपल 5 स्टेप स्ट्रेटेजी जो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और इससे आप अपना काफी टाइम बचा सकते हैं और काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं टिल द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि अगस्त के बाद से अधिकतर पेपर होने शुरू हो जाएंगे। शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए। अब सबसे बड़ा काम यही होगा कि आप सबसे पहले एक नोटबुक ले लीजिए या एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और जो मैं आपको बताऊं आप उसे नोट करना, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ और बाद में इसे यूज कर पाओ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो मैं अभी आज आपको स्टेप्स बताऊंगा, तो स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको अब मैं कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेंगे और जो मैं आपको वर्बली भी बताऊंगा। आपने नोट करना और ये गोल्डन रूल्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर आपने इन गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लिया तो आप अराउंड 40% प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट जो गोल्डन रूल है वो है अंडरस्टैंड सिलेबस। आपको अपना सिलेबस अंडरस्टैंड करना है कि आप जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो कि वो एग्जाम है कैसा। अगर आप रिपीटर हो तो आपको सिलेबस पता ही होगा, बट अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हो, बिल्कुल एक फ्रेश एस्पिरेंट जिसने अभी 12th पास आउट की है, उसको पहले आपको अपना सिलेबस देखना पड़ेगा। आपको अपने सिलेबस से गो थ्रू होना है, उसे एनालाइज करना है और उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपको क्या एसएससी अटेम्प्ट करना है या आपकी नीश या फिर आपका इंटरेस्ट कहीं और लाई करता है। ठीक है, देन उसके बाद रूल नंबर 2 होगा कि आपको 1 कोर्स और 1 बुक ही फॉलो करनी है। रिसोर्सेज के पीछे भागना नहीं है कि यहाँ से भी पीडीएफ ले लिया, यहाँ से भी पीडीएफ ले लिया, ये वीडियो भी सेव कर ली, ये वीडियो भी शेयर कर ली, ये सर अच्छा बता रहे हैं, इसे भी सेव कर लिया और फिर देखा कुछ भी नहीं। एक कोर्स एक बुक, चाहे वो आप किसी ऐप से करो, किसी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से करो, किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से करो या फिर यूट्यूब से करो। यूट्यूब में भी काफी प्लेलिस्ट है, बट किसी एक ही प्लेलिस्ट को फॉलो करना। अगर आप अलग अलग प्लेलिस्ट फॉलो करने चले गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप प्रिपरेशन कुछ नहीं होगी और खामेखागी टेंशन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 वीकली रिवीजन। ये वीकली रिवीजन आपको कंपल्सरी करनी है कि आपका एक हफ्ता पूरा हो। मैंने मंडे टू सैटरडे पढ़ा और संडे को मेरा गोल सिर्फ कितना होगा कि मैंने जो मंडे टू सैटरडे पढ़ा सिर्फ उसे रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि मैंने मैथ में परसेंटेज पढ़ा और इंग्लिश में मैंने कंप्लीट किया नाउन, तो मुझे संडे को बैठ के नाउन के 50 to 60 क्वेश्चंस, मैक्स टू मैक्स 100 क्वेश्चंस लगा के देखने हैं, उसे रिवाइज करना है। देन उसके बाद मैथ में भी सेम ऐसे रूल, परसेंटेज पहले रिवाइज करना है और फिर उसके 100 क्वेश्चंस या फिर हो सके तो 60 to 80 क्वेश्चंस आपको लगा के देखने हैं, ताकि आपने जो कंप्लीट किया आपको पता लगे कि आप किस हद तक उसे कंप्लीट कर पाए हो। तो सबसे बड़ा रूल यही है कि आपको क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागना है। आपने अगर एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 लेक्चर्स भी देखे ना परसेंटेज के, तो आपके वो 2 लेक्चर भी रिवाइज होने चाहिए ऑन द संडे इवनिंग। टिल संडे इवनिंग आपको वो 2 लेक्चर्स भी इस तरीके से रिकॉल हो जानी चाहिए
कि आप जब अगली बार उसे पढ़ने बैठो तो आपको उनमें जो कंसेप्ट सिखाया गया है वो आपको परेशान ना करे। देन उसके बाद कम टू एंड द लास्ट रूल, कि अगर आपने इस रूल को भी इतनी ही शिद्दत से फॉलो करना है जितनी शिद्दत से आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मॉक और प्लस एनालिसिस, आपको जैसे ही आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं बताऊंगा 50% सिलेबस कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, बट जैसे ही आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का ऐप है या फिर कहीं PYQs डाउनलोड कर लो, आपको PYQs या मॉक लगा के देखने हैं। और बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप मॉक लगा के देखो। फॉर एग्जांपल्स काफी एप्स हैं, टेस्ट बुक है, एंड एक गोपाल वर्मा सर हैं, उनका ऐप है टेस्ट रैंकिंग के नाम से, सिलेक्शन वे के नाम से है, आप गूगल कर लेना। तो आप उन दोनों में से किसी एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फिर आप वहां पे मॉक लगाइए 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि जब आप उसे प्रिपेयर करते टाइम आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और जब आप उसमें प्रिपेयर करने बैठोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि मुझे किस तरीके का एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना और मेरी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। तो ये मस्ट है। आपको रिकॉल कराता हूँ हमने क्या क्या रूल पढ़े। फर्स्ट रूल, अंडरस्टैंड सिलेबस। सेकंड रूल, 1 कोर्स 1 बुक, नॉट सो मेनी रिसोर्सेज। थर्ड रूल, वीकली रिवीजन कंपल्सरी। एंड फोर्थ रूल, मॉक प्लस एनालिसिस आफ्टर 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। नाउ आई मूव ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 होगा सिलेबस प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप अब सेकंड फेज या फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि आप अपने सिलेबस, अगर आप जैसे आपने अपना सिलेबस से गो थ्रू हो गया, आपने अपना सिलेबस सीख लिया, तो आप अपने सिलेबस को अब डिवाइड करोगे कुछ पार्ट्स में। कि मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपना 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 6 महीने के हिसाब से जितने दिन बैठे उस हिसाब से अपना फेजेस में या फिर अपने उसे पार्ट्स में काट लिया। फॉर एग्जांपल 3 महीने का लेके बैठते हैं, 3 महीने के बैठे 90 डेज, तो मुझे अपना सिलेबस या जो भी मेरा लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं उनको उतने ही पार्ट्स में बांट लिया, 90 पार्ट्स में बांट लिया, एंड देन फिर हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 इज ऑल अबाउट मेक अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल। आपको एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है, टास्क बेस बनाना है, मेनली टास्क बेस ही बनाने की कोशिश करना। एक फैंसी टाइम टेबल बना के कोई फायदा नहीं होना कि आप उसमें हर एक चीज मेंशन कर रहे हो, वो टाइम टेबल नहीं होता है। एक टाइम टेबल वो होता है जिससे आप फॉलो कर पाओ। अब वो टाइम टेबल, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, एंड देन फिर वर्कआउट करके आऊंगा, फिर वापस आऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, देन उसके बाद लाइब्रेरी जाऊंगा, इतना घंटा पढ़ूंगा, और आप उसमें सब कुछ मेंशन कर देते हो, इस टाइम पे सोऊंगा, इस टाइम पे स्नैक्स लूंगा, इस टाइम पे वो करूंगा। आपको ऐसे टाइम टेबल से बचना है, क्योंकि इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू दिस नीड, जैसे कि हम जेन जी एस्पिरेंट्स को बोल सकते हैं कि जैसी उनके अटेंशन स्पेन की टेक्निक्स है ना, हमें टास्क बेस्ड टाइम टेबल हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें हम कंसिस्टेंट रह पाए। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, एक टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। डेली जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि मुझे आज ये कंप्लीट करके ही उठना है यहाँ से, ठीक है। एक टास्क बेस्ड बनाओ कि बस कि मुझे आज ये चैप्टर के इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, स्टेनो की इतनी तैयारी करनी है और सेल्फ प्रैक्टिस इतनी करनी है, दैट्स इट। क्योंकि हमें पता है कि हर डे हमारे पास सेम एनर्जी नहीं होती, और अगर हम एक फैंसी टाइम टेबल बना के बैठ जाएंगे तो फायदा को नहीं हो, बस आपका इसलिए होता है कि आपके बनने के बाद आपकी स्टडी डेस्क पे लगा हुआ रह जाएगा, वो कभी फॉलो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। आप मेरे से लिखवा के ले लो, कभी भी आप वो जो आप फैंसी टाइम टेबल बनाओगे वो कभी फॉलो कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद स्टेप 4, फेज डिवीजन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना फेज कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि देखो प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बनाने के ना काफी फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है कि आप वीकली रिविजन्स के हिसाब से बना रहे हो कि मुझे वीकली इतना बनाना है, फिर आप एक डेली बनाते हो। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरे को बेस्ट लगता है, वो होता है फेज वाइज स्ट्रेटजी, कि आप कि आप उसके फेजेस डिवाइड कर लीजिए कि फेज 1 फाउंडेशन फेज, और फेज 2 प्रैक्टिस फेज, फेज 3 मॉक प्लस एनालिसिस फेज। तो अब जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, या फिर आप एग्जांपल नहीं, आप इसे फाइनली मानो कि ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो अगर आप अपने हिसाब से इसे आगे पीछे कर सकते हो 1.5 महीने को। तो फेज 1 बनेगा हमारा फेब टू अप्रैल, अराउंड 30 अप्रैल तक। फेब से अप्रैल कितने टाइम हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे।
अगर जैसे मान लो अगर आप फ्रेश एस्पिरेंट हो तो आपका एम होगा कि आप अपना 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अगर आप रिपीटर हो या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप ये कोशिश करोगे 3 महीने तक अपना बचा कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लो अच्छी तरह से। देन उसके बाद फेज 2 आएगा जो होगा 1 मई से लेके और 30 जून तक, जिस फेज में हम प्रैक्टिस करेंगे और जो फ्रेशर्स हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जो सिलेबस पिछले फेज 1 में कंप्लीट हो गया है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह और इसकी भी रिविजन्स करते हुए चलेंगे। देन उसके बाद फेज 3 आएगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज और द मोस्ट क्रूशियल फेज है ये आपके लिए, जो आई थिंक इसकी आप है ना एक टाइमलाइन सेट कर लो जुलाई टू अगस्त के हिसाब से कि आपको जुलाई से अगस्त तक फेज 3 होगा और इसमें से आपको सिर्फ मॉक लगाने कि यहाँ पे आपको विंडो ही 15 से 18 दिन की मिलेगी मैक्स टू मैक्स। अगर आप किसी ओ एग्जाम की सोच रहे हो जो अगस्त के बाद है तो हाँ आपको 2 महीने की विंडो मिल सकती है, बट अगर आप एसएससी CHSL को एम कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ जुलाई टू अगस्त में 18 से 20 दिन की ही विंडो होगी। तो आपको उस विंडो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉक एनालिसिस हैवी मॉक सेशंस लगाने हैं आपको और साथ साथ अगर जैसे टाइपिंग वगैरह है आपको वो करती रहनी है। ये आप कर सकते हो। द बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि आप फेज बाय स्ट्रेटेजी डिवीजन करो और आप इसके हिसाब से सिर्फ कंसिस्टेंट रह के वगैरह आप इसे कर पाओगे ना। बेशक आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, आपको लगेगा कि बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, बट ये जो स्ट्रेटेजी है ना फेज बाय स्ट्रेटेजी ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल बेस्ट। मैंने जितने भी टॉपर्स से बात करी है, जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया है कि आप ये वाला जो टाइप है आप इसे फॉलो करो, इससे सिलेक्शन बहुत जल्दी आता है। और मैंने खुद भी देखा है जब मैंने फैंसी टाइम टेबल बनाया मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया हूँ, चाहे वो मेरी 12th क्लास के टाइम में मैंने फैंसी टाइम टेबल बनाया वो आज तक भी डेस्क पे लगा ही हुआ है, उसे मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया। देन उसके बाद जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू करी आज से 1.5 साल पहले, उस टाइम में मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो टाइम टेबल आज भी चिपका है क्योंकि मैंने उस टाइम पे मोटिवेशंस में आके वो फैंसी टाइम टेबल बना तो लिया बट वो कभी फॉलो नहीं हो पाया। कभी घर वालों को कोई काम आ गया, कभी मेरा ही खुद का कोई काम आ गया, जैसे अब कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई काम आ गया या फिर घर वालों ने कोई काम बोला कि बेटा आज यहाँ जाना है, बेटा आज वहां जाना है, आज घर पे रहने कोई रीजन है, तो आप उस हिसाब से वो अगर 1 घंटा भी ऊपर नीचे होता ना तो आपको फिर वो होता है कि यार मैं कितना गंदा हूँ यार, मैं आज फिर से फॉलो नहीं कर पाया, ये क्या होगा, मैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इसे बोलते हैं हम सेंस ऑफ फेलियर। आपको सिर्फ इससे ही बचना है, ठीक है। अगर आप टास्क बेस कर रहे हो ना तो आपको जब टास्क एट द एंड ऑफ डे जब आप उन सब पे टिक लगा दोगे ना तो आपको दिखेगा ओ भाई वाओ, मैंने आज जो सुबह टास्क होता था मैंने वो कंप्लीट कर दिया। और कंप्लीट भी अगर एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरा आज है ना मैंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, ये मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, आज एक टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, वैसे कल ऐसा होगा कि जो मैं पूरे दिन में टास्क सोचूंगा वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। देन उसके आपका स्टेप 5, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, इट्स अबाउट एनवायरनमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर कुछ सब पार्ट्स बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको अपने दिमाग में रखने ही रखने हैं। सबसे फर्स्ट एनवायरनमेंट। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे हो ना तो आपको अपने पास एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि आप पढ़ पाओ। फर्स्ट मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो मिनिमाइज करने हैं। आपको अगर फोन से प्रिपेयर करो तो फोन में आप DND मोड लगा सकते हो, और अगर आप किसी और चीज से प्रिपेयर करो, फॉर एग्जांपल टैब से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे अपने फोन को साइड में रख दो, बिल्कुल साइलेंट करके, और हो सके तो स्विच ऑफ करके ही रख दो और बिल्कुल शांत प्लेस में पढ़ो। अगर आपसे पढ़ने की हैबिट नहीं है, बैठने की हैबिट नहीं है, तो बैठने की हैबिट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल आप पोमोडोरो टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2 आवर्स रूल लगा सकते हो, 4 आवर्स रूल लगा सकते हो कि 2 आवर्स सिटिंग 2 आवर रेस्ट, 2 आवर सिटिंग 2 आवर रेस्ट, तो ऐसे कर सकते हो। या 4 आवर स्टडी 1 आवर रेस्ट, 4 आवर स्टडी 2 आवर्स रेस्ट, आप इस तरीके से कर सकते हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप पहले अपनी जो बैठने की सिटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर आपकी जो सिटिंग हैबिट है आपको वो बनानी है सबसे पहले। आप अगर वो बनाने में सक्सेसफुल हो गए ना तो आप फिर प्रिपेयर अच्छी तरह कर पाओ, क्योंकि आपको ये है कि एक रूल है 21 डेज हैबिट रूल, कि अगर आप किसी चीज को 21 दिन तक लगातार करते हो ना तो आपकी हैबिट बन जाती है, और आप अगर किसी चीज को 21 दिन तक नहीं करते हो तो आपकी हैबिट छूट भी जाती है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बैड हैबिट छोड़नी है और कोई भी गुड हैबिट अपनानी है तो, ठीक है। सेकंड, इन अकाउंटेबिलिटी। आपको ड्यूरिंग दिस फेज
इस फेज के दौरान आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी बना के रखनी है। आप वो अकाउंटेबिलिटी कैसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग योरसेल्फ एंड देन ये होता है कि डायरिंग योरसेल्फ। जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ काफी 5 स्टेप टूल्स बोलते हैं इसको। फर्स्ट, मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ और मैं इसे शेयर करता हूँ, आपने देखा होगा। देन उसके बाद मैं डे डायरिंग करता हूँ, अपनी डे डायरिंग काइंड ऑफ कि मैंने पूरे दिन में जिस टाइम में मैं स्टडी सेशंस के लिए बैठा तो मैं कितने घंटे के लिए बैठा, मैं उसे पूरा का पूरा डे डायरी करता हूँ। थर्ड, मिस्टेक बुक। मैंने अपनी एक मिस्टेक बुक लगा रखी है कि मैं जब भी मॉक देता हूँ या फिर जब भी मैं वीकली रिवीजन करता हूँ तो मैं वहां पे अपने एरर्स लिख लेता हूँ, अपने वीक पॉइंट्स लिख लेता हूँ और उसे अगले हफ्ते कंप्लीट करने की सोचता हूँ। एंड उसके बाद 4 है, आप वीकली एक चेक पॉइंट बनाओ या फिर एक वीकली ये कर सकते हो कि आप एक वीकली रजिस्टर बना लो अपना, जिसमें आप अपने वीक के सारे काम लिखो कि मैंने इस बार वीक में ये कंप्लीट किया और मेरा ये भी छूट गया। तो इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी तो ये आपके लिए दी बेस्ट होगा, क्योंकि आपको उससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा और इस टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये चाहिए कि मैं आपके साथ अपना वीकली और डेली टाइम टेबल शेयर करूं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और एक बात और बता दूं, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ना, ये एक गारंटेड स्ट्रेटेजी नहीं है। ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने सीनियर से डिस्कस करी है, मैंने फॉलो करके देखी है, मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं जनवरी से इसे फॉलो करना शुरू कर चुका हूँ, बट ये है कि मैं थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो आप फरवरी से शुरू कर सकते हैं या फिर जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी, आप वीडियो जब भी देख रहे हैं आप इससे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको शुरू करना जरूरी है। एक बहुत अच्छा क्योट है कि वो बोलता है कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया ना कि आपको ये शुरू करना है, तो आप पहले ही 50% स्टूडेंट से या अपने 50% के कॉम्पिटिटिवनेस एनवायरनमेंट से आगे आ जाते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।